नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, इंडिया एक बहुत ही एम्बिशियस कंट्री है और इसकी गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा काम किए हैं अपनी इकोनॉमी को रिजिलियंट बनाने के लिए, और अब वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रही है अपनी इकोनॉमी को डायनेमिक बनाने के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहा है वर्ल्ड बैंक के एक ऑफिसर ऑगस्टो ताओ कोलामैन ने। दरअसल रिसेंटली हुआ क्या है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को अपडेट किया है। पहले ये रखा गया था 6.5 का, यानी पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि इंडिया इस साल 6.5% से ग्रो करेगी, और अब वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये 6.9% से ग्रो करेगी। तो 0.4% का इंक्रीज वर्ल्ड बैंक ने अब बताया है अपनी प्रिडिक्शन में। न्यूज 18 का यहाँ पर आर्टिकल है, आप इसमें देख सकते हो। इसमें लिखा है वर्ल्ड बैंक रेज इंडिया FY23 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फ्रॉम 6.5% टू 6.9% ऑन रोबस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ऐसा कहीं भी लिखा देखना ना FY23 या फिर 22, तो जो नंबर इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि इस केस में 23 है, ऐसा समझना कि यहाँ पर ये साल खत्म होने वाला है, उस साल की हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब कि FY23 का मतलब है वो साल जो 2022 में शुरू हुआ और 2023 में खत्म हुआ। और क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, यानी कि इस केस में 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 मार्च 2023 तक की बात हो रही है। तो इस टाइम पे वर्ल्ड बैंक ने अपना फोरकास्ट जो है उसको बढ़ा दिया और अब कहा है कि 6.9% से इंडिया ग्रो करेगा। दूसरा, अगर आपको याद हो, अक्टूबर के महीने में IMF ने काफी तारीफ की थी इंडिया की, और ये कहा था कि वर्ल्ड को इंडिया से सीखना चाहिए, कितना ज्यादा रेजिलियंट ये खड़ा है, और इंडिया एक ब्राइट स्पॉट की तरह है डार्क हॉरिजन पे। सारी वर्ल्ड की कंट्रीज की इकोनॉमी डाउन जा रही है, फिर भी इंडिया में इसका बहुत कम असर देखने को मिल रहा है। और उस साल पे IMF ने जो प्रिडिक्शन बताई थी FY23 के लिए इंडिया के लिए, वो IMF ने कहा था कि इंडिया 6.8% से ग्रो करेगा इस टाइम में। और तो इन्हीं सब चीजों के बारे में और इससे जुड़ी और भी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये पूरी रिपोर्ट है जिसका टाइटल है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट नेविगेटिंग द स्टॉर्म। 43 पेज की ये रिपोर्ट है। आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो इसको ये वर्ल्ड बैंक की साइट पे आपको मिल जाएगी। इसमें इंडिया के लिए बताया गया कि 6.9% से ये ग्रो करेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और RBI जो है इंडिया का, उसका भी यही प्रोजेक्शन है कि इस साल इंडिया 7% से ग्रो करेगी। बाकी IMF का भी यही कहना है, 6.8% इसने कहा है। तो कहने का मतलब है 6.8 से लेके 7% तक का सबका फोरकास्ट इंडिया की इकोनॉमी को लेके साल। वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट ध्रुव शर्मा का कहना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो आज से 10 साल पहले के कंपैरिजन में आज बहुत ही ज्यादा रेजिलियंट है। रेजिलियंट का मतलब होता है एक तरीके से सहन क्षमता, रोकने की क्षमता, बाहर होने वाले जितने भी नेगेटिव इवेंट है उसका कंट्री की इकोनॉमी पे कोई असर ना पड़े, इसको हम लोग कहते हैं रेजिलियंट इकोनॉमी। जैसे आज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सारी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डाउन जा रही है, और वही इंडिया में जो देखा जा रहा है कि उसकी इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन आया है, लेकिन ये उतनी ज्यादा डाउन नहीं जा रही है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बाकी इकोनॉमी से ज्यादा रेजिलियंट है आज के टाइम पे। साथ ही साथ ध्रुव शर्मा ने ये भी कहा है कि इंडियन इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस है ये थोड़ा बहुत, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें स्लो डाउन देखा गया है, लेकिन ये उतना भी ज्यादा खराब नहीं है जितना बाकी इकोनॉमी का है। इंडियन रुपी ने सिर्फ 10% का डेप्रिसिएशन देखा है इस साल के शुरुआत से, जबकि बाकी कंट्रीज की आप लोग बात करें तो अक्टूबर तक तो सारी कंट्रीज की करेंसी जो है ये बहुत ज्यादा डाउनफॉल कर गई थी। उसके बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, लेकिन सिर्फ अक्टूबर तक की हम लोग बात करें तो जो जापानीज करेंसी है इसमें 22.6% की डेप्रिसिएशन देखने को मिली थी। वही ब्रिटिश पाउंड की बात करें तो इसमें 16.6% की डेप्रिसिएशन देखने को मिली थी। यूरो की बात करें तो इसमें 14.2% की डेप्रिसिएशन देखने को मिली थी। ये सब हुआ था क्योंकि अपने यहाँ महंगाई को देखते हुए US के फेडरल बैंक ने मॉनेटरी टाइटनिंग की स्ट्रेटेजी अपनाई थी। दरअसल होता क्या है कि रशिया यूक्रेन के बाद हम सबको पता है कि कॉमोडिटी के प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। उसकी वजह से सारी कंट्रीज में लगभग इन्फ्लेशन देखने को मिला था, और इसका सीधा मतलब होता है आपके करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट कर रही है। इसी चीज को देखते हुए US के फेडरल बैंक ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया, ताकि होगा क्या कि सबसे पहले तो वो इन्वेस्टर जिनने US बैंक से लोन लेके बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट किया है, सबसे पहले तो उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनको अपना ये इन्वेस्टमेंट महंगा लगने लगेगा, और वो फिर अपना इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल के दोबारा US की इकोनॉमी में अपना पैसा ले आएंगे। दूसरा,
जब किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट या फिर इंडिया में जो कहते हैं रेपो रेट वो बढ़ाता है, तो होता क्या है कि लोगों को बैंक में सेविंग करके रखने पे ज्यादा इंटरेस्ट मिलने लगता है, तो सेविंग ज्यादा अपीजमेंट हो जाता है लोगों के लिए रेदर देन इन्वेस्टमेंट। और ऐसा ही हुआ यूएस में, फेडरल रेट जो है वो बढ़ाया जब वहां की फेडरल बैंक ने। इसकी वजह से यूएस का डॉलर जब बाहर की कंट्री से निकल के यूएस में जाने लगा, तो बाहर की कंट्रीज में यूएस डॉलर की कमी हो गई, और किसी चीज की जब कमी होती है तो हम सबको पता है कि उसका रेट जो होता है वो बढ़ने लगता है। और यूएस डॉलर का जब रेट बढ़ा, इसका मतलब है उसके कंपैरिजन में बाकी करेंसीज का रेट जो है वो डाउन हो गया, उनके वैल्यू में डेप्रिसिएशन आ गई। तो एग्जैक्ट यही हुआ है इस समय बाकी सब करेंसीज के साथ। इसी वजह से सारी करेंसीज का जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट किया है इस साल। लेकिन इंडिया में जैसा कि मैंने बताया कि बाकी करेंसीज के मुकाबले काफी कम देखा गया है ये डेप्रिसिएशन, सिर्फ 10% का डेप्रिसिएशन देखा गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बाकी कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूरोप, चाइना, इन सब की इकोनॉमी का जो हाल हुआ है उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो भी देखा गया इंडिया पे, उसने भी असर डाला है इंडिया की इकोनॉमी पे। प्लस इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था वो गवर्नमेंट मीट कर लेगी इस साल। 6.4% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था गवर्नमेंट का इस साल। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जुलाई का यह आर्टिकल है, इसमें इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो 6.4% का रखेंगे। तो इस रिपोर्ट का कहना है कि ये टारगेट जो है ये इंडिया मैच कर लेगा इस साल के एंड तक। प्लस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग को बता दूं कि लास्ट ईयर का जो गवर्नमेंट का टारगेट था फिजिकल डेफिसिट का वो था 6.7% ऑफ जीडीपी, और फिजिकल ईयर 2026 तक का जो टारगेट है वो है 4.5% ऑफ जीडीपी का। अब फिजिकल डेफिसिट होता क्या है, देखो डेफिसिट का मतलब होता है कमी। अगर आपकी जो आमदनी है उससे ज्यादा आपका खर्चा हो रहा है तो ये जो कमी है इसको हम लोग कहेंगे डेफिसिट। ऐसे ही गवर्नमेंट के केस में भी होता है। 4 तरह के ये डेफिसिट होते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल डेफिसिट, जिसमें टोटल जितना खर्चा हो रहा है उसमें से टोटल जितना पैसा आ रहा है उसको माइनस कर देंगे तो जो डेफिसिट आएगा वो होगा फिजिकल डेफिसिट। नाउ बोरोइंग जो गवर्नमेंट करती है ये वो पैसा नहीं है जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है, ये गवर्नमेंट कमा नहीं रही है, ये लोन ले रही है, तो इसको इसमें नहीं जोड़ते हैं, यानी कि टोटल रिसिप्ट में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद होता है दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू और कैपिटल देखो दो चीज होती है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि डेली का आपका खर्चा या फिर डेली की आपकी जो कमाई होती है वो। कैपिटल का मतलब वो होता है जिससे आपके एसेट में इंक्रीज हो रहा है या फिर एसेट में कमी हो रही है या लायबिलिटी बढ़ रही है वो। तो रेवेन्यू डेफिसिट बहुत आसान है, आप लोग समझ ही गए होंगे। जितना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है उसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट जो हो रहा है उसको माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो होगा रेवेन्यू डेफिसिट। इसके बाद एक और चीज आती है जिसको कहा जाता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट देखो क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट में से आप लोग जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो अगर माइनस कर दो तो उसको कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट हाल ही में शुरू हुआ है जिसको कहा जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इसमें क्या होता है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है गवर्नमेंट का उसमें से अगर वो पैसा गवर्नमेंट माइनस कर दे जो कि उसने स्टेट को दिया है उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो जो बचेगा उसको कहा जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, इन सब का जो सिग्निफिकेंस है वो भी देखना जरूरी है। इसको मैं अलग से एक वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो मेरे को बताइएगा नीचे कमेंट में। अभी ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करें तो ये वीडियो से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। दूसरा, इस रिपोर्ट में इन्फ्लेशन के बारे में भी बताया गया। जो एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन रहेगा इस साल वो रहेगा 7.1% का, जो कि आरबीआई का जो अपर टॉलरेंस लिमिट है उससे ज्यादा होगा। आरबीआई आप लोग को पता होगा कहती है कि 4% का इन्फ्लेशन जो है वो गुड है, लेकिन हम लोग इसमें +2 और -2 का जो रेंज है उसको लेके चलते हैं। यानी 2 से लेके 6% का इन्फ्लेशन अगर रहता है तो आरबीआई जो है कोई बड़ा स्टैंड नहीं लेगी, लेकिन 6% से ज्यादा का अगर इन्फ्लेशन हो जाता है तब आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट जो है उसको हाइक करने लगेगी। तो 7.1% का रिटेल इन्फ्लेशन है इस समय। तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होगी उसके मीटिंग में आरबीआई जो है फिर से एक बार रेपो रेट को हाइक करेगी, रेपो रेट को बढ़ाएगी। लेकिन ये जो हाइक होगा ये बाकी हाइक की तरह नहीं होगा, सिर्फ 25 से लेकर 35 बेसिस पॉइंट तक इंक्रीज करेगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दूसरा, एक चीज जो बार बार इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है वो उसके बारे में हम सब भी जानते हैं कि हाई कमोडिटी प्राइस और मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग जो हो गई उसकी वजह से ये स्लो डाउन आया है वर्ल्ड में और इंडिया में भी। और इसका भी क्या रीजन है वो भी हम सब जानते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया और उसके बाद कोविड का थोड़ा बहुत असर हो गया। लेकिन आरबीआई के जो चेयरमैन है उनने कहा है कि इंडिया का रिसेशन में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इंडिया जो है वो सक्सेसफुली रिसेशन को जो है स्केप कर पाएगा और काफी लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं। हालांकि जो सेकंड क्वार्टर था इस साल का, यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर तक का टाइम, इसमें जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो 6.3% की थी और सेम टाइम में अगर लास्ट ईयर देखे तो वो 8.4% की थी। और ठीक इसी साल क्वार्टर 1 की अगर हम लोग बात करें तो वो थी 13.5% की। तो भले ही थोड़ा सा स्लो डाउन है इंडिया में, लेकिन रिसेशन में जाने का कोई
कोई सवाल नहीं है इंडिया की इकोनॉमी का। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखे हैं जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे असर पड़ा है और इंडिया को इस सब चीज पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो कमोडिटी की प्राइस जो बढ़ गई है, वो जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दूसरा, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हो गई, ये भी हम लोग देख चुके हैं। प्लस ग्लोबल और डोमेस्टिक टाइटनिंग हो गई, वो ये भी हम लोग देख चुके हैं। दरअसल होता क्या है कि जब आरबीआई भी अपना रेपो रेट बढ़ाता है तो उसकी वजह से भी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि लोन लेना महंगा हो जाता है, लोग लोन कम लेते हैं और खर्चा कम करते हैं, और जब खर्चा कम करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है, और इस वजह से जीडीपी जो होती है वो कम होती है। तो और बाहर की कंट्री इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो उसमें क्या होता है, वो यूएस के केस में मैंने आपको बताया ही, सारे इन्वेस्टर जो होते हैं वो पैसा निकाल के यूएस की इकोनॉमी में लेके चले जाते हैं। इसकी वजह से भी इंडिया की या फिर बाकी कंट्रीज की जीडीपी पे असर पड़ता है। प्लस गवर्नमेंट के ऊपर हाई सब्सिडी का बर्डन है, उसका भी असर पड़ा है। बोरोइंग कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है, उसका भी असर पड़ा है। हाउस होल्ड्स ने स्पेंड करना कम कर दिया है क्योंकि उनके लिए भी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई है। फर्म्स में काम कम हो गया है क्योंकि इनपुट कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट ये सब बढ़ गई है और इसकी वजह से उन पे असर पड़ा है, और उन पे असर पड़ने की वजह से पूरी कंट्री की जीडीपी पे असर पड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्लस पॉइंट हुआ है इंडिया के साथ वो ये कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो खुद ही अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर डोमेस्टिक डिमांड ठीक ठाक होना तो वो अकेले ही इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफी है। बाहर की कंट्रीज की हम लोग को जरूरत ही नहीं है, और ऐसा ही हुआ भी है कंट्री में। रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड की वजह से हम लोग जो वर्ल्ड की इकोनॉमी का कंडीशन है आज का, उससे बच पाए हैं और रिजिलियंट खड़ी है हमारी इकोनॉमी। साथ ही साथ इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है। वर्ल्ड टोटल एक्सपोर्ट में सिर्फ 2.2% का शेयर है इंडियन एक्सपोर्ट का। तो इसकी वजह से भी हुआ क्या है कि अगर ये एक्सपोर्ट ज्यादा होता तब तो बाहर की कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके, जहां पर हम लोग एक्सपोर्ट करते, उनकी इकोनॉमी पे असर पड़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती और ये एक्सपोर्ट में कमी आती। लेकिन क्योंकि हम लोग का एक्सपोर्ट ही बहुत कम है और इंडिया की जीडीपी के कंपैरिजन में बात करें तो ये तो और भी कम है, इसीलिए उन सब इकोनॉमी पे असर पड़ने की वजह से हमारे एक्सपोर्ट पे तो असर पड़ा है लेकिन हमारी जीडीपी पे इसने कोई बहुत बड़ा असर नहीं डाला है। ये भी एक कारण है इंडिया की इकोनॉमी आज रेजिलियंट खड़ी है। तो ये सब था गाइज इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।